क्या सिर्फ जीडीपी ग्रोथ ही इंडिकेट करती है कि किसी देश में खुशहाली आ चुकी है और वो देश तरक्की के रास्ते पे चल रहा है? तो ऐसा नहीं है। सिर्फ जीडीपी ग्रोथ से ही बढ़ती हुई जीडीपी निर्धारित नहीं करती कि वो देश जो है तेज आर्थिक विकास की राह पर है। बहुत सारे ऐसे इंडेक्स हैं जो हाल के दिनों में आए हुए हैं, जिसमें ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स और जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर्स जैसे कंसेप्ट्स आए हैं, जो बताते हैं कि सिर्फ जीडीपी ग्रोथ से ही नहीं बल्कि कुछ और महत्वपूर्ण कारक हैं जो कि किसी देश के आर्थिक विकास को सुनिश्चित करते हैं। जीडीपी मापने से क्या फायदा होता है, पहले ये देखते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से जीडीपी गणना की शुरुआत की गई और इसके बाद जीडीपी जो आंकड़े थे विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को आकार देने के लिए प्राथमिक मानदंड बन गए। मतलब जीडीपी डेटा की मदद से हम विभिन्न देशों की इकोनॉमी के बारे में बता सकते हैं कि वो इकोनॉमी कितनी बड़ी है और किस राह पे चल रही है। जीडीपी की जो आधुनिक अवधारणा है उसको सबसे पहले 1934 में अमेरिकन इकोनॉमिस्ट साइमन कुजनेट्स ने डेवलप किया था। जो आज हम जीडीपी के बारे में पढ़ते हैं, ये सब कुछ डेवलप किया था 1934 में सबसे पहले साइमन कुजनेट्स। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा था, काफी झटका लगा था। जो दुनिया की बड़ी आर्थिक ताकतें थी, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन, उनकी अर्थव्यवस्था काफी चौपट हो चुकी थी। उसके बाद विभिन्न देशों में व्यापार को बढ़ाने के लिए 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ जिसका उद्देश्य था कि अब हम विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को कैसे बेहतर करें, इस सम्मेलन का उद्देश्य था। और इसी सम्मेलन में पहली बार जीडीपी को विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था को मापने का उपकरण बनाया गया। पारंपरिक जो अर्थशास्त्री होते हैं वो जीडीपी ग्रोथ रेट को अधिक व्यक्तिगत संतुष्टि से जुड़ा हुआ मानते हैं। उनका मानना है कि यदि जीडीपी की ग्रोथ रेट ज्यादा है, इसका मतलब है कि लोगों में अधिक संतुष्टि है, अधिक नौकरियां हैं, देश आर्थिक तरक्की की राह पे चल रहा है। विकास के एक सूचक के रूप में जीडीपी नीति निर्माताओं और केंद्रीय बैंकों को यह निर्णय लेने में सक्षम बनाता है कि अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है या विस्तार कर रही है, यानी कि अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है या फिर अर्थव्यवस्था पीछे जा रही है। और फिर इसके हिसाब से वो नीति निर्माता तुरंत आवश्यक कार्रवाई कर लेते हैं ताकि अपने देश के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सके। जीडीपी की मदद से नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों और व्यवसायों को मौद्रिक और राजकोषीय नीति, आर्थिक नुकसान, कर और व्यय योजनाओं के प्रभाव का विश्लेषण करने में सहायता मिलती है। तो ये तो बुनियादी चीजें हैं कि जीडीपी के क्या फायदे हैं। जीडीपी के मापन से उस डेटा को देखकर नीति निर्माता या अर्थशास्त्री देश की विकास के बारे में क्या कदम उठा सकते हैं। लेकिन इन आंकड़ों की सीमाएं हैं। ये जो आंकड़े हैं उनकी ढेर सारी सीमाएं हैं। जीडीपी मापने की पद्धति विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए समय के साथ विकसित हुई है। इसके बावजूद जीडीपी किसी देश के समग्र विकास और उस देश के समग्र कल्याण के स्तर को मापता नहीं है। सिर्फ जीडीपी, बढ़ती जीडीपी रेट नहीं बता सकती है कि उस देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी है, उस देश में गरीबी नहीं है, लोग बहुत खुश हैं, लोगों की समस्याएं खत्म हो चुकी हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये है जीडीपी आंकड़ों की सीमाएं। भारत में एक अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन, जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है, और एक और महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हमारे देश की विभिन्न मुद्दों पर काम करते हैं, जीन ड्रीस। इन दोनों ने मिलकर बताया है कि जीडीपी में वृद्धि से जरूरी नहीं है कि जीवन स्तर भी ऊंचा हो गया हो। खासकर हेल्थ केयर सेक्टर में और एजुकेशन के बारे में तो ये बिल्कुल ही कुछ नहीं बताता है।
मतलब इन्होंने बता दिया कि आपका जो जीडीपी है वो गणितीय फॉर्मूला है, और उससे हम हेल्थ केयर और एजुकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं ले सकते। और ये जो दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, हेल्थ केयर और एजुकेशन, इनके बिना किसी भी देश में समग्र विकास और समावेशी विकास की जो अवधारणा है वो सुनिश्चित नहीं हो सकती। यानी कि जो आंकड़े अगर हेल्थ केयर और एजुकेशन, स्वास्थ्य और शिक्षा के बारे में बात नहीं कर सकते, फिर हम उसे अधूरा मानेंगे। इसके क्या स्टैटिस्टिकल लिमिटेशंस हैं? आंकड़ों की जो उपस्थिति है, जीडीपी आंकड़ों की उपस्थिति अर्थव्यवस्था में वास्तविक घटनाओं को नहीं स्पष्ट कर पाती है, और इसके मदद से हम जो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन है उनको नहीं समझ पाते हैं कि अर्थव्यवस्था की संरचना संरचना में क्या चुनौतियां हैं, क्या लोगों को भरपेट भोजन भी मिल रहा है कि नहीं, कि सिर्फ 8 से 10% जीडीपी के होने से ही ये समस्याएं दूर नहीं हो जाती। क्या लोगों को शिक्षा उचित स्तर पे मिल रहा है? क्या लोगों को स्वास्थ्य की बुनियादी जो जरूरतें वो पूरी हो रही हैं? ये चीजें जो हैं जीडीपी के जो आंकड़े हैं नहीं बता पाते हैं। एक अर्थव्यवस्था की जीडीपी ग्रोथ अधिक हो सकती है, लेकिन इसमें समाज में अमीर और गरीब के बीच अधिक खाई भी हो सकती है। कुछ लोगों के पास बहुत धन होता है, हो सकता है और होता भी है, और कुछ के पास तो सर्वाइवल के लिए बेसिक चीजें नहीं होती हैं। और ये जो आर्थिक असमानता है अक्सर नस्ल, जाति, लिंग, धर्म या अल्पसंख्यक आधार पर होती हैं, अक्सर होती हैं। और ये जीडीपी के जो बड़े बड़े भारी भरकम आंकड़े हैं आर्थिक कल्याण के भ्रामक लक्षणों को जन्म दे सकते हैं। मतलब ऊपर से देखने में लगेगा कि इकॉनमी तो बहुत बड़ी है, बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन असल में वहां तो एक बहुत बड़ी आबादी गरीबी रेखा के नीचे हो सकती है। लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल सकता है, वहां पे बाल श्रम, पर्यावरण की चुनौतियां, शिक्षा की बुनियादी जरूरतें, उनका बहुत अभाव हो सकता है, और आय वितरण में काफी असमानता देखने को मिल सकता है। जो सरकार जीडीपी का संशोधित अनुमान जारी करती है वो सबसे सटीक जीडीपी माना जाता है डेटा। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो रिवाइज एस्टिमेट ऑफ जीडीपी है लगभग 3 साल पुराने आंकड़ों को बताता है। तो जो डेटा 3 साल पुराना होगा वो वास्तविक स्थिति को कैसे बता सकता है? 3 साल में तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े बदलाव आते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये स्टैटिस्टिकल लिमिटेशन है, जीडीपी के आंकड़ों का लिमिटेशन है, सीमा है, कि जो हम संशोधित अनुमान जो सबसे सटीक मानते हैं, रिवाइज एस्टिमेट, वो 3 साल पुराना है। तो वो कैसे सटीक हो सकता है? एक और महत्वपूर्ण चुनौती है इस आंकड़े के साथ कि अधिकांश जो डिजिटल इकोनॉमी है वो इसको पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाता। डिजिटल इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं, काम करने के तरीके बदल चुके हैं, लोगों को पढ़ने, जागरूकता और रोजगार की विभिन्न चीजें भी डिजिटल इकोनॉमी की वजह से बढ़ी हैं। तो वो जीडीपी इनको नहीं शामिल करता है। इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण अध्ययन है जो आपको थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। अध्ययन क्या है? 2017 में डैन कोयल जो एक इकोनॉमिस्ट थी, उन्होंने बताया कि जीडीपी बहुत ज्यादा अनपेड वर्क को नहीं बता पाता। मतलब जिस बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बिना पैसे के किए जाते हैं, और फ्री डिजिटल दुनिया में ये चीजें हो रही हैं। आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें लोग बिना पैसे के जागरूकता की विभिन्न चीजें लिखते हैं, विकिपीडिया, क्योरा, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। और इस जागरूकता के विभिन्न आलेखों की वजह से लोगों को बड़ी मदद मिलती है, विभिन्न मुद्दों को समझने में मदद मिलती है, उनको विभिन्न तरह के कदम उठाने में मदद मिलती है। तो ये जो अनपेड वर्क है उनकी जानकारी जीडीपी की आंकड़े नहीं देते हैं। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं, मतलब जो अर्थशास्त्र के पुराने मुद्दों पर आधारित अध्ययन करते हैं, उनको हम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं।
शास्त्री अर्थशास्त्री, तो ये जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं वो जनता के तर्क संगत विकल्प की धारणा मानते हैं। मतलब वो हर चीज को तर्क के आधार पर बताते हैं कि ये लोग ये चीजें खरीदेंगे, इस वर्ग के लोग ये चीजें नहीं खरीदेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आमतौर पर जो जनता होती है बड़ी भावनात्मक उसके साथ मुद्दे जुड़े होते हैं और बहुत सारे सामाजिक मुद्दे जुड़े होते हैं। तो लोगों के अर्थव्यवस्था में विभिन्न चीजों को चुनने का जो काम है वो भावनात्मक होता है, सामाजिक मुद्दों की वजह से होता है। यानी कि वहां पे तर्क काम नहीं करता, और जब तर्क काम नहीं करेगा तो जो क्लासिकल इकोनॉमिक्स की अवधारणा है वो फेल हो जाती है। वहां पर क्लासिकल इकोनॉमिक्स की विभिन्न बातें हम उन मुद्दों पे लागू नहीं कर सकते हैं। बढ़ती असमानताएं एक प्रमुख चुनौतियां हैं। विभिन्न देशों में ट्रिकल डाउन थ्योरी विफल हो चुकी है। यानी कि यह माना जाता था कि अगर हम ऊपरी वर्ग को ज्यादा आर्थिक संसाधन देंगे तो धीरे धीरे ट्रिकल डाउन करते हुए, टपकते हुए वो विकास की चीजें नीचे के वर्गों तक और स्तर तक पहुंच जाएंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आज भी विभिन्न इकोनॉमीज में बड़ी असमानताएं मौजूद है, बहुत असमानता है। किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो किसी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है। किसी कोई अपना बहुत ज्यादा धन शेयर मार्केट में लगा रहा है, विभिन्न चीजों में लगा रहा है, तो किसी के पास बुनियादी जरूरतें के लिए संसाधन मौजूद नहीं है। और पिछले कुछ समय में कोविड के आने के बाद ये जो गैप है, अमीर और गरीब के बीच का गैप बहुत तेजी से बढ़ा है, बहुत तेजी से बढ़ा है। लोगों के पास सर्वाइवल की चुनौतियां और तेजी से बढ़ी हैं। ऑक्सफैम की एक असमानता रिपोर्ट आई है 2021 में, इनइक्वालिटी किल्स उस रिपोर्ट का नाम है। उस रिपोर्ट का नाम क्या है? इनइक्वालिटी किल्स। और ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट इनइक्वालिटी किल्स रिपोर्ट कहती है कि 84% भारतीय परिवारों की आय में गिरावट आई है कोविड के बाद। मतलब इतनी बड़ी संख्या है, बताइए। 84% परिवार तो बहुत ज्यादा होते हैं। और इसमें 100 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति दोगुनी से भी अधिक हो गई है, सिर्फ 100 लोगों की संपत्ति। और निचले तबके के 50% लोगों का आर्थिक हिस्सा का राष्ट्रीय धन में केवल सिर्फ 6% है। मतलब आधे से अधिक लोगों की जो योगदान है आर्थिक अर्थव्यवस्था में सिर्फ 6% है। और 2020 में 4.5 करोड़ से अधिक लोग अत्यधिक गरीबी की स्थिति में आ गए। यहाँ पे एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात की जा रही है, अत्यधिक गरीबी। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये रिपोर्ट जो है एक बहुत बड़ी चुनौती की तरफ इंडिकेट करता है आपकी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में। आर्थिक विकास पर अगर हम ध्यान बहुत ज्यादा केंद्रित करते हैं तो उससे पर्यावरण का नुकसान होता है, और पर्यावरण के संसाधनों का दोहन बहुत बढ़ जाता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। और पर्यावरण का नुकसान हमें पूरी तरह से हमें हमें विकास के रास्ते से पीछे ले जाता है, वो विकास के रास्ते में आगे नहीं ले जाता है। हाल के दिनों में ग्लोबल वार्मिंग ने काफी नुकसान पहुंचाया है। बदलती जलवायु परिस्थितियों ने कृषि व्यवस्था को भी काफी चौपट किया है। धन और खुशहाली के बीच कमजोर संबंध होता है। ऐसा नहीं कि लोग, किसी के पास बहुत धन है तो खुशहाल है। यानी कि लोगों की खुशहाली सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि अन्य कारकों से भी नियंत्रित होती है। तो फिर खुशहाली मापने के क्या इंडिकेटर हैं? कौन से ऐसे इंडिकेटर हैं जो बताएंगे कि आप ज्यादा खुशहाल हैं? अगर जीडीपी नहीं बता पा रही है, जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं बता पा रही है, तो वो कौन सी चीजें हैं जो बताएंगी कि आप या देश की जनता ज्यादा खुशहाल है? और उसमें सबसे पहला कंसेप्ट है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, जीएनएच, सकल राष्ट्रीय खुशी। ये किसने ये कंसेप्ट दिया था? 1970 में भूटान के जो चतुर्थ नरेश थे, फोर्थ किंग थे वहां के, जिग्मे सिग्मे वांगचुक, उन्होंने ये अवधारणा दिया था। और ये जो अवधारणा है 4 प्रमुख मुद्दों पर, 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। कौन है वो 4 स्तंभ? देखिए, नोट करिए। पहला, सुशासन, गुड गवर्नेंस। दूसरा, सतत सामाजिक आर्थिक विकास,
सस्टेनेबल सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण, ये 4 मुद्दे हैं। सिर्फ जीडीपी ग्रोथ रेट से ही चीजें निर्धारित नहीं हो जाती, बल्कि वहां पे गुड गवर्नेंस होना चाहिए, सुशासन होना चाहिए, सतत सामाजिक आर्थिक विकास होना चाहिए, मतलब जो सामाजिक आर्थिक विकास है वो लगातार और समाज के हर तबके तक पहुंचना चाहिए, सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण होना चाहिए और पर्यावरण संरक्षण होना चाहिए। ये 4 कारक हैं जो कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जीएनएच की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि विभिन्न जो कंपनियां होती हैं वहां के जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं। लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड डेवलप हुआ है। ट्रेंड क्या हुआ है? जो सबसे बड़े अधिकारी हैं उनका नाम होता है चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर। चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर आपने सुना होगा। तो ये जो कंसेप्ट है ये उसी से प्रेरित होकर आजकल कंपनियां लेके आ रही हैं, और उसका उद्देश्य यही होता है कि हम दिखाएं कि हमारे यहाँ के जो एम्प्लॉइज हैं ज्यादा सेटिस्फाइड हैं, वो काम के साथ साथ अपने समग्र विकास को ध्यान देते हैं, कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ देश के विकास में मदद कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हैं, समाज के हर तबके के विकास को अपने विकास से जोड़ते हैं। तो ये कंसेप्ट इमर्ज हो रहा है, समग्र विकास। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया था, फर्स्ट सेक्युलर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, जो सबसे पहला धर्मनिरपेक्ष ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की गई थी। यहाँ धर्मनिरपेक्ष का मतलब कि जो आर्थिक विकास होगा वो समस्त जातियों धर्मों से परे होगा, हर तबके तक आर्थिक विकास के जो संसाधन है वो पहुंचेंगे। इसे लाया था 2005 में। कौन लाया था? मेट जोन्स लाए थे। मेट जोन्स अमेरिकन अर्थशास्त्री हैं और इन्होंने ही सबसे पहले दुनिया का फर्स्ट सेक्युलर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स ये लेके आए, और इसमें उन्होंने 7 प्रमुख कारक जोड़े। उन्होंने कहा कि 7 कारकों की मदद से ये इंडेक्स बनाया जाएगा, जिसमें पहला है पर्यावरण, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब यहाँ गुड गवर्नेंस, वर्क का मतलब काम का माहौल, उस देश में काम करने का माहौल कैसा है, मतलब क्या गरीब तबकों का शोषण तो नहीं होता है काम के नाम पर, सोशल एंड हेल्थ, हेल्थ में उन्होंने मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों की बात की। देखिए मेंटल हेल्थ भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य है, क्योंकि और अपने देश में अभी भी ये थोड़ा ये चुनौतीपूर्ण मसला है कि अपने देश में अभी भी मानसिक स्वास्थ्य को लोग उतनी गंभीरता से नहीं लेते। मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। अगर हमारा मन खुश होगा तभी तो हम नए नए चुनौतियों को टैकल करेंगे और अपने देश को विकास की राह में ले जाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट था, फर्स्ट सेक्युलर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, जिसे 2005 में मेट जोन्स अमेरिकन इकोनॉमिस्ट लेके आए थे। अब ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूं, लास्ट में जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा उसमें ये सारी चीजें आपको लिखनी है। मानव विकास सूचकांक की बात की गई 1990 में, यूनाइटेड नेशन के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने विकसित किया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और आय जैसे कारकों को मापने के लिए इस इंडेक्स को डेवलप किया गया। इस इंडेक्स के आधार पर विभिन्न देशों की रैंकिंग भी बनाई जाती है। ये बड़ा लोकप्रिय हुआ है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, HDI। तो ये भी किसी देश के समग्र विकास को मापता है। भारत सरकार ने भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंडेक्स जारी किया है पिछले साल। इसका नाम है बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स, BNI। क्या है BNI? मूल आवश्यकता सूचकांक, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने साल 2020-21 में इसको पेश किया है। और ये जो इंडेक्स है क्या बात करता है? ये आवास की बात करता है, सबको आवास उपलब्ध हो, जल स्वच्छता मतलब स्वच्छ जल मिले, बिजली मिले, और भी जीवन की जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो। तो ये है बेयर इंडेक्स, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स का कंसेप्ट, जो भारत सरकार ने लागू किया था,
शुरुआत किया है 2020-21 में, और बड़ा ही ये इम्पोर्टेंट है। अब अपने देश की सरकार ने इस जरूरत को समझा है कि खुशहाली जो है किन महत्वपूर्ण चीजों से जुड़ी हुई है। सभी को आवास मिले, जो पेयजल हो स्वच्छ हो, सभी को बिजली मिले, लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो। अब ये ग्रीन जीडीपी की बात है। ग्रीन जीडीपी भी आपकी अर्थव्यवस्था की खुशहाली को इंडिकेट करता है। पर्यावरण की दृष्टि से समायोजित घरेलू उत्पाद के रूप में इसे जाना जाता है, और यह प्राकृतिक संसाधनों की कमी और पर्यावरण संरक्षण को जीडीपी में से घटा देता है। मतलब जब जीडीपी की गणना की जाएगी तो उसमें पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचा हुआ है और नेचुरल रिसोर्सेज को जो नुकसान पहुंचा है उसका जो मूल्य होगा वो जीडीपी में से घटा दिया जाएगा, और इस तरह जो राशि मिलेगी वो ग्रीन जीडीपी होगी। यानी कि ग्रीन जीडीपी भी कहीं ना कहीं आपकी अर्थव्यवस्था, बेहतर अर्थव्यवस्था को इंडिकेट करती है। और इसी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है सकल पर्यावरण उत्पाद। ये ग्रीन जीडीपी का हिस्सा है, और ये क्या करता है, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं या प्राकृतिक संसाधनों और प्रक्रियाओं जैसे भोजन, साफ पानी, इससे जो लाभ हैं, अगर पानी साफ होगा तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, अगर सभी को भोजन मिलेगा तो लोगों में कुपोषण की समस्याएं दूर होंगी। तो ये भी उसी का घटक है, सकल पर्यावरण उत्पाद, ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट, जीईपी। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, एक इंडेक्स था जो 1989 में लाया गया। ये कंसेप्ट क्या है, इसे जॉन बी कॉब ने लाया 1989 में, और इनके साथ एक और इकोनॉमिस्ट थी, हरमन डेली। जॉन बी कॉब और हरमन डेली, इन लोगों ने ये इंडेक्स लाया। ये इंडेक्स का नाम क्या है, इंडेक्स ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक वेलफेयर, आईसीयू। आईसीयू, इंडेक्स ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक वेलफेयर। और इसमें क्या करते हैं, विभिन्न फैक्टर्स जैसे कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनका कंजम्पशन कितना जनता कर रही है, और इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन कितना हुआ है, ये भी पर्यावरण के विभिन्न मुद्दों पर आधारित है। तो इस कंसेप्ट को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इंडेक्स ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक वेलफेयर, ये भी पर्यावरण संरक्षण की बात करता है। ये इंडेक्स, बिना पर्यावरण को कंसीडर किए हुए आप किसी देश की अर्थव्यवस्था की खुशहाली सुनिश्चित नहीं कर सकते। पर्यावरण सबसे महत्वपूर्ण घटक है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में, और ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स ऑफ सस्टेनेबल इकोनॉमिक वेलफेयर, आईसीयू, ये इन्हीं की बात करता है। एक और महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, उसका नाम है जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर। जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर, ये क्या है, किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और ये क्या करता है, जीपीआई जीडीपी के साथ साथ इसकी जो नकारात्मक इंप्लीकेशन है, मतलब वहां अपराध की वजह से अर्थव्यवस्था को क्या नुकसान पहुंचा रहा है, संसाधनों का इतना दोहन हो गया कि उसकी कमी हो गई, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा, तो इन सारी चीजों को वो कंसीडर करता है और उनको वहां हटा देता है जीडीपी में से, और फिर कहता है वो जो राशि आई है वो है जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर, वही है वास्तविक प्रगति संकेतक जो कि किसी देश की अर्थव्यवस्था की खुशहाली को इंडिकेट करेगा। जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आया है आज के हाल के दिनों में, जीडीपी 3.0। अब ये 3.0 क्या है, आप जरा समझिए। जैसे 1.0 होता है, 1 फिर 2.0 होता है, फिर 3.0। तो ये जो 1 2 3 है ये नेक्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। फर्स्ट का मतलब फर्स्ट जनरेशन है, 2.0 का मतलब सेकेंड जनरेशन आ गया, उससे ज्यादा एडवांस लेवल आ गया, और 3.0 का मतलब उससे भी ज्यादा एडवांस, मतलब थर्ड जनरेशन के एडवांसमेंट की बात कर रहा है जीडीपी 3.0। ये कंसेप्ट आया था 2019 में। ये कंसेप्ट कब आया था, 2019 में। और किसने लाया था, सर्ज पियरे बेसेंगर, एक इकोनॉमिस्ट हैं, सर्ज पियरे बेसेंगर।
और इन्होंने ये कंसेप्ट दिया जीडीपी 3.0। जीडीपी 3.0 का कंसेप्ट किसने दिया? साल 2019 में अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्री सर्ज पियरे बेसेंगर ने दिया। सर्ज पियरे बेसेंगर ये क्या बात करता है, इसके बारे में सिर्फ एक लाइन जानिए कि ये जीएनआई फॉर्मूला को एक्सपेंड करके बात करता है और इसमें इन्वायरमेंटल मैट्रिक्स भी शामिल किए जाते हैं। जीएनआई फॉर्मूला के साथ इन्वायरमेंटल मैट्रिक्स भी शामिल किए जाते हैं। जो ग्रॉस नेशनल इनकम है उसमें इन्वायरमेंट को शामिल किया गया है। तो जो जीडीपी 3.0 है, जो सर्ज पियरे बेसेंगर ने लाया था 2019 में, ये जीएनआई के साथ, इसी जीएनआई को जीएनआई एक्स भी लिखते हैं, जीएनआई मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम, उसमें इन्वायरमेंटल मैट्रिक्स को भी शामिल कर लिया गया। और फिर वो बताता है कि ये जो है किसी देश की इकोनॉमी जो है, जीडीपी का जो राशि जो मिलेगी जीडीपी 3.0, उस देश की खुशहाल भरी इकोनॉमी को इंडिकेट करेगी। अब ये जो मैंने इतनी चीजें पढ़ाई हैं उसको अपने किस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे, कहां एप्लीकेशन में लिखेंगे? क्वेश्चन लिखिए अपनी कॉपी में, क्या जीडीपी ग्रोथ रेट किसी देश के संपूर्ण विकास का सूचक हो सकता है? अपने उत्तर को उदाहरणों और आर्थिक अवधारणाओं से स्पष्ट करें। कैन जीडीपी ग्रोथ रेट बी एन इंडिकेटर ऑफ ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री? इलस्ट्रेट योर आंसर विद एग्जांपल्स एंड इकोनॉमिक कंसेप्ट। तो अभी जो मैंने जितना कुछ बताया है, इन सारे कंसेप्ट को इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है और तब जाके आपका ये क्वेश्चन, मेंस का ये क्वेश्चन पूरा होगा। और इन क्वेश्चंस को आने का एक ट्रेंड शुरू हो चुका है यूपीएससी में, मेंस में। तो आप इसे अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए और कोई भी दिक्कत हो मुझे बताइए।